हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 की जियोग्राफी आज हम कवर करेंगे समकालीन भारत। ठीक है, समकालीन भारत में आज हम देखते हैं संसाधन एवं विकास। पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। हम देखते हैं संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, संसाधन होते नहीं हैं बल्कि मानव बुद्धि, कौशल, विकास, प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करके बनाए जाते हैं। ये कह रहा है कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि हम सब क्या होते हैं, अपने दिमाग से, कौशल से, विकास और प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रकृति के साथ क्रिया करके हम बनाते हैं। ठीक है, अर्थात संसाधन वो हैं जो मानव विकास के काम आए। ठीक है, संसाधन क्या है, जो मानव विकास के काम में है। जैसे संसाधन क्या हो गया, खनिज हो गया, ठीक है, कृषि हो गया, पेड़ हो गया, ठीक है, वनस्पतियाँ हो गई, ये सब क्या है, संसाधन है, जिससे क्या होता है, मानव विकास में कार्य में आता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एक प्राकृतिक संसाधन, प्रौद्योगिकी और हमारे संस्थाएं मानव, इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, प्राकृतिक प्रौद्योगिकी संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये किसका संबंध दिखाई दे रहा है, प्राकृतिक का, संस्थाएं का और प्रौद्योगिकी का, मानव के बीच में अंतर संबंध को दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मानव संसाधनों का वर्गीकरण। हम क्या देखने चल रहे हैं आगे, जो हमारे संसाधन हैं उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं जो संसाधन हमारे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 4 भागों में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा क्या है हमारा साम्यता के आधार पर, तीसरा क्या है स्वामित्व के आधार पर, चौथा क्या है विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, जो हमारे संसाधन है वो मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं। हमारा हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर, साम्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, अब हम इसी में उत्पत्ति के आधार के, अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले किसमें, उत्पत्ति के आधार पर। इसमें भी देखते हैं 2 टाइप होता है उत्पत्ति के आधार में। कितने टाइप में, जैव, अजैव। जैव जिसमें क्या होते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव इत्यादि में जैव में आता है। अजैव में चट्टानें वगैरह हमारे क्या होती हैं, उत्पत्ति के आधार में 2, जैव अजैव। मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव, ये जैव में आ जाएंगे, अजैव में चट्टानें। और साम्यता के आधार पर हम देखेंगे नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण में हमारे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, ठीक है, ये हमारे नवीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं हमारे जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोल, डीजल और हमारा कोयला, ये सब हमारे प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर में हम देखेंगे तीसरा व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने भागों में डिवाइड किया गया, 4। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, व्यक्तिगत जो अपने पास हो, सेकंड सामुदायिक जो कई लोगों के साथ हो, राष्ट्रीय जो पूरे देश का हो, अंतर्राष्ट्रीय जो कई राष्ट्रों का मिला के हो, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर जैसे हमारा हो गया संभावी, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, विकसित और संचित। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें संसाधन में देखते हैं हमारा, सबसे पहले संसाधन में देखते हैं प्राकृतिक और मानवीय। संसाधन 2 टाइप होते हैं, कौन, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में हम देखते हैं प्राकृतिक 2 टाइप के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखो संसाधन 2 टाइप भी होता है, प्राकृतिक और मानवीय। ठीक है, और प्राकृतिक में हम देखते हैं वो भी 2 प्रकार का होता है, एक नवीकरणीय, हमारा कौन है, अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय में देखते हैं सतत या प्रवाह क्या होता है, हमेशा रहता है, जैसे पवन हो गया, जल हो गया। और जैव, अब नवीकरणीय में भी क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं। देखते हैं जैव जैसे प्राकृतिक वनस्पति और हमारा क्या हो गया, वन जीव। देखो नवीकरणीय हमारा 2, एक सतत या प्रवाह, दूसरा जैव हो गया। ठीक है, जैव में भी 2 टाइप, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। अनवीकरणीय में जैसे पुनः चक्रीय, उदाहरण धातु, जो पुनः चक्रीय, जैसे हमारा एल्युमिनियम हो गया, ठीक है,
सिल्वर हो गया, ये सब हमारे पुनः चक्रणीय। अचक्रणीय जैसे जीवाश्म ईंधन जो एक बार खत्म हो जाता है उसे दोबारा यूज में नहीं, क्योंकि जैसे देखो डीजल अगर एक बार जल जाता है उसे दोबारा यूज में नहीं कर पाते। लेकिन चक्रीय में क्या होगा, जैसे कोई मेटल हमारा कोई वायर है, कोई मशीनरी सामान है, अगर वो एक बार वो यूज कर लेते हैं, कुछ दिन बाद अगर वो पुरानी हो जाती है उसे फिर हम रिसाइकलिंग करके एक नया यंत्र या कोई मशीन बना लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारा था मानव निर्मित में क्या हो जाएगा, संरचनाएं व संस्थाएं और मात्रा व गुणवत्ता। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे इसमें संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास, इन संसाधनों का विकास कैसे हुआ, इससे समस्याएं क्या है। सबसे पहले देखते हैं मानव के लालच ने प्राकृतिक का विनाश किया। ठीक है, प्राकृतिक का विनाश जो समस्याएं में हम देखते हैं उनका विनाश कैसे हो, मानव के लालच ने। जैसे आजकल देख रहे हो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। सबसे पहले अपने नज़दीकी देखते हैं, जो हमारे पेड़ हो गए हैं उनको हम अपने किसी क्रिया के या आवश्यकता के लिए हम पेड़ को काट दे रहे हैं। ठीक है, तो वो प्राकृतिक क्या हो रहा है, विनाश हो जा रहा है। जैसे हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, जो जंगली जानवर हैं या पेड़ पौधे जो वनस्पति है उनका विनाश हो रहा है। हम सड़क बना रहे हैं तो उस मार्ग में पड़ने वाले पेड़ पौधे जंगल को हम साफ करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा कारण क्या है, संसाधनों का असमान वितरण। ठीक है, अब जो प्राकृतिक संसाधन है या जो कोई भी संसाधन है, यहाँ पे गरीब अमीर की खाई में वृद्धि कर रही है। ठीक है, जैसे क्या है कि कोई संसाधन, जैसे जिसके पास अधिक पैसा है, ठीक है, वो अधिक संसाधन अपने पास एकत्रित कर ले रहा है। जैसे जो गरीब लोग हैं तो उनके पास तो ज़्यादा संसाधन है नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं। अब जैसे जो अमीर आदमी हैं उनके पास 10-10 फोर व्हीलर गाड़ी है, 4 चक्के गाड़ी है, एयरक्राफ्ट रखे हैं, सारी चीज़ें रखे हैं। ठीक है, लेकिन जो गरीब है तो उसके पास एक साइकिल भी नहीं है ना। तो एक प्राकृतिक संसाधनों का यूज कौन कर रहा है, अधिक यूज कर रहा है अमीर लोग। ठीक है, एक इसकी रिपोर्ट है ऑक्सफैम समानता रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, अब संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। जैसे समस्याएं क्या, जो संसाधनें अधिक अगर हम दुरुपयोग करेंगे उनसे समस्याएं क्या उत्पन्न होगी, देखते हैं सही। वैश्विक तापन में वृद्धि होगा। ठीक है, अगर वैश्विक तापन में वृद्धि होगा तो ग्लेशियर पिघलना और द्वीपों का डूबना तय है। जैसे कि अगर अभी देखते हो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है, वैश्विक तापन यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर जो हैं वो पिघलने लगते हैं, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का स्तर क्या हो, ऊंचा होता चला जाए और बाकी और द्वीपें डूब जाएंगे। ओजोन परत का क्षय होगा, पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा, भूमि निम्नीकरण की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं संसाधन में देखते हैं समाधान इसका क्या है। जो संसाधन जो हम दुरुपयोग या कर रहे हैं, अब तक समस्याएं देख रहे थे, इसका समाधान क्या करेंगे, हम किस तरीके से इसका यूज करें कि पर्यावरण क्या हो हमारा संतुलित बना रहे। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास इसका मतलब है पर्यावरण को हम इस तरह के से यूज करें कि अगली पीढ़ी के लिए भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, उसका कहने मतलब है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास क्या करें, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रख कर करें। सतत पोषणीय विकास अभी आपको बताए, हम ऐसा डेवलपमेंट करें कि अगली पीढ़ी को ध्यान में रख कर करें, कि हम ऐसा नहीं कि पूरा संसाधन हम यूज कर ले, जो हमारी अगली पीढ़ी है उसके लिए कुछ बचे ना। हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है जिससे संसाधनों का क्या हो, ऐसा वितरण हो कि अगली पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित बना रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक रिपोर्ट हमारा 1992 में रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। वो किसके लिए हुआ था, पर्यावरण संरक्षण व सामान्य के लिए। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, आर्थिक विकास संबंधित समस्याओं का समाधान हुआ था। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। भूमंडलीय वन रिपोर्ट पर सहमति हुई थी। और क्या 21वीं सदी के सतत पोषणीय विकास हेतु एजेंडा 21 पारित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एजेंडा जो है 21 क्या है, जो हमारा रियो
डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। तो उसमें एजेंडा जो 21 था उस क्या है देखते हैं। जो हमारा यूएन पर्यावरण व विकास सम्मेलन UNCED जो हमारा हुआ था 1992 में ब्राज़ील भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास में हुआ था। वैश्विक प्रयासों से पर्यावरणीय क्षति, गरीबी व रोगों से निपटाना। ठीक है, यह क्या हुआ था, जो हमारा वैश्विक प्रयास होगा इसमें क्षति जो होगी, पर्यावरण क्षति होगी, गरीबी और रोगों को क्या हो, उससे हमें क्या है निपटना है। ठीक है, प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं संसाधनों जो हमारे हैं उसका नियोजन क्यों आवश्यक है। जैसे जो हमारे संसाधन हैं उनका नियोजन क्यों आवश्यक है देखते हैं। देश में संसाधनों की विविधता, जहाँ देश एक भाग में संसाधन की प्रचुरता है वहीं दूसरे भाग में कमी है। ठीक है, जैसे हम किसी देखते हैं, जैसे हमारा जो प्राकृतिक अभी हमारा ये है मध्य भारत में हम देखते हैं खनिज पदार्थों की क्या है अधिक मात्रा है, लेकिन अभी हम नॉर्थ में देखते हैं तो उधर कम है। ठीक है, यानी कि किसी क्षेत्र में कोई संसाधन अधिक है तो किसी क्षेत्र में कोई संसाधन कम है। ठीक है, जैसे क्या होता है अभी हम देखते हैं जो हमारे हॉट स्पॉट है जैव विविधता वाले, जैसे कि पश्चिमी घाट है तो वहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक है, लेकिन जैसे पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। ठीक है, तो जैसे पश्चिमी घाट में जैव विविधता अधिक है, लेकिन अभी हम राजस्थान में चले आएंगे रेगिस्तान में, यहाँ पे जैव विविधता बहुत कम है। ठीक है, तो यही कारण है। देश के अलग यहाँ पे देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संसाधनों की प्रचुरता संभावना है। क्षेत्रीय विकास की समस्याएं हैं, संसाधनों का दक्ष उपयोग होना, सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं भारत में संसाधनों का नियोजन। अब हम देखते हैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से संसाधनों की पहचान तथा मैपिंग सर्वेक्षण होता है। संसाधन विकास हेतु क्षेत्रीय व राष्ट्रीय योजना में समन्वय, जो संसाधन के विकास हेतु क्षेत्रीय वहाँ के लोकल और राष्ट्रीय स्तर पे बनाया गया है। ठीक है, योजना बनाई जाती है प्रौद्योगिकी कौशल विकास व योजना निर्माण द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे क्षेत्रीय संसाधनों के अनुसार योजनाओं का निर्माण, जैसे परंपरागत स्थानीय ज्ञान का अनुभव का प्रयोग भी होना चाहिए। ठीक है, संसाधन संरक्षण हम देखते हैं, संसाधन संरक्षण में देखते हैं प्रकृति के पास प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो क्या पर्याप्त संसाधन है, परंतु किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। महात्मा गांधी भी कहें प्रकृति के पास इतनी पर्याप्त मात्रा में संसाधन है कि प्रत्येक मनुष्य की क्या हो तो आवश्यकता को वो पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन किसी की लालच को पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वैश्विक प्रयास क्या है, 1968 क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण के प्रथम वैश्विक प्रयास था। 1974 सोमेश्वर स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। 1987 ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट दी थी, इसमें सतत पोषणीय विकास की बात हुई थी। इसमें था हमारा साझा भविष्य पुस्तक में देखा गया था, और हमारा कौन सा था चौथा 1992 में पृथ्वी प्रथम सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं भारत में भूभाग संसाधन, जो भारत का भूभाग संसाधन है इसमें देखो एक मैपिंग हुआ है, हमारा 43% मैदान है, 27% पठार है, 30% क्या है पर्वत है। तो जो हमारा भारत में भू संसाधन है उसमें 43% क्या है 43% मैदान है। ठीक है, 43% मैदान। ठीक, आगे देखते हैं इसमें हमारा 30% क्या है पठार है, और 30% पर्वत है और 27% पठार है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ है। भू उपयोग जैसे वन क्या है 21, अब तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 24% अप्रॉक्स हो गया है। 24% में क्या है वन है। कृषि हेतु
अनुपलब्ध भूमि कितना है, बंजर भूमि कितना है, 8% बंजर भूमि है जिस पर कृषि नहीं की जाती है। शुद्ध निवल बायो बोया गया क्षेत्र कितना है, टोटल कितना बोया गया जिस पर खेती की जाती है, 50% है। अस्थाई चारागाह व पशुचरण, जो हमारे अस्थाई चारागाह व पशुचरण क्षेत्र मात्र 3% है। प्रति भूमि कितना है, 5%। कृषि योग्य बंजर भूमि हमारा कितना है, यहाँ पे कितना है, 5%। ठीक है। अन्य 8 से 10% में अन्य आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, जैसे दिया गया हमारा यहाँ पे देखो हमारा अच्छे से दिया गया है ना, आगे फ्लो चार्ट अच्छे से आप देख लेना। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, भूमि निम्नीकरण संरक्षण उपाय में देखते हैं। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। भारत में कितना है, यानी कि बंजर भूमि कितना है, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, निम्नीकृत यानी बंजर भूमि है। ठीक है। यहाँ पे 56% जल द्वारा अपरदित हैं, 28% वनों द्वारा निम्नीकृत दावानल के कारण ग्रस्त हैं। और क्या हमारे यहाँ पे देखो 6% लवणीय व क्षारीय हैं, 10% यहाँ पे वायु मृदा द्वारा अपरदित हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे अन्य कारण में हम देख लेते हैं, वनोन्मूलन हो रहा है, वन यानी कि जो हमारे बंजर भूमि बनते जा रही हैं, पेड़ों की कटाई, पशुचारण जैसे बहुत अत्यधिक पशुचारण राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अधिक मात्रा में है। खनन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अधिक मात्रा में खनन हो रहा है। मरुस्थलीकरण राजस्थान व गुजरात में। अत्यधिक सिंचाई हरित क्रांति प्रदेश, जैसे मरुस्थलीकरण अत्यधिक सिंचाई के कारण वहाँ भूमि लवणीय हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारा पंजाब में अत्यधिक सिंचाई होती है। ठीक है। मृदा संसाधन, मृदा संसाधन का मतलब मृदा का निर्माण कैसे होता है, उच्चावच जनक शैवाल प्लस जलवायु प्लस वनस्पति प्लस जैविक पदार्थ प्लस समय, यानी मृदा का निर्माण कैसे होता है, यह एक लंबा प्रोसेस है। इसमें उच्चावच होना चाहिए, जनक शैवाल होने चाहिए, उसके जलवायु होनी चाहिए, वनस्पति होनी चाहिए, जैव पदार्थ और समय। ठीक है। कोई भी घटना होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है, आप जानते हो। मृदा परिच्छेदिका, मृदा का लंबवत संस्तरों में विभाजन, मृदा परिच्छेदिका क्या है, मृदा का लंबवत संस्तरों में विभाजन। यहाँ पे क्या है, ऊपरी संस्तर की मृदा, उपमृदा या अपछेद चट्टानों, बालू, गाद, सिल्ट व मृत्तिका से बनी है। अर्ध स्थलीय अपछेद आधारी मृदा। अब यहाँ पे देखते हैं, अपक्षय रहित आधारी चट्टानें हो गई, मृदा परिच्छेदिका देखो या स्तरों में डिवाइड की गई है। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भारत में मृदाओं का वर्गीकरण। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं जलोढ़ मृदा क्या है। अब सब जानते हो भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। नदी घाटियों में विस्तृत जो हमारी मृदा है वह जलोढ़ मृदा है। वह क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का, गोदावरी का मैदान, महानदी, कृष्णा, कावेरी, राजस्थान व गुजरात क्षेत्र से लेकर में भी पाया जाता है। इसका विशेषताएं क्या हैं, रेत सिल्ट मृत्तिका, ये मृदाएं पर्वतों व तलहटी मैदानों के द्वारा जो क्षेत्र व तराई क्षेत्र प्रदेश में पाई जाती हैं। देखो जो क्षेत्र भी उसी को खोलेंगे या तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। जलोढ़ मृदा हमारी कौन टाइप है, बागड़ यानी कि कंकड़ ग्रंथियाँ, और खादर नवीन मृदा, यानी बागड़ को क्या बोलेंगे, जो कंकड़ ग्रंथियों से निर्मित होगा, और खादर जो हमारी नवीन जो नई मिट्टी उसे खादर बोलेंगे। ठीक है। बागड़ जो पुरानी हो जाती है उसको भी बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, इसमें पोटास फास्फोरस चूना युक्त होता है। इसमें क्या होता है, पोटास फास्फोरस चूना से युक्त होती हैं। इसमें किसकी
कौन कौन से फसल की खेती की जाती है? गन्ना, चावल, गेहूँ दलहन के लिए क्या उपयुक्त हैं? गहन कृषि भी होती है। अधिक जनसंख्या क्षेत्र है। सूखे क्षेत्र की मृदा अधिक क्षारीय होती है। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, सबसे अधिक मिट्टी कौन सी क्षेत्रफल में पाई जाती है? हमारी काली मृदा, जिसे हम रेंगुर मृदा कहते हैं। इसे कपासी मृदा, कपास की कृषि के लिए उपयोग, इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। निर्माण दक्कन का बेसाल्ट का क्षेत्र में हुआ है। क्षेत्र क्या है? वो दक्कन का, जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कृष्णा गोदावरी घाटी के आसपास हमारी काली मृदा का क्या हुआ है? वो हमारा निर्माण पाया जाता है। ठीक है। जैसे हमारा हो गया, जैसे हो गया ना, तो यहाँ महाराष्ट्र यानी कि हमारा मध्य भागी काली मृदा पाया जाता है। ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या हैं? महीन कण, नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, चूने की मात्रा पर्याप्त होती है, परंतु इसमें किसकी कमी होती है? फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं, गर्म व शुष्क मौसम में दरारें व क्या हो जाते हैं? टक्कन अपने आप जुती हुई प्रतीत होती हैं। काली मृदा को स्वस्फूर्त जुताई मृदा भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। यहाँ पे आगे देखते हैं, आ जाती है लाल पीली मृदा। लाल मृदा हम देखते हैं दक्कन के पूर्व व दक्षिण हिस्सों में क्या होते हैं? रेंवेदार आग्नेय चट्टानें पर कम वर्षा वाले भागों में होते हैं। लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? जो हमारा दक्कन का पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण के हिस्से में जो ज्वालामुखी क्रियाएं से जो आग्नेय हम चट्टानें आपको हम पढ़ा चुके हैं क्या होती हैं, उनसे क्या होती है, जो मृदा टूट कर या से निर्मित होती हैं, उन्हें लावा या लाल पीली मृदा भी कहते हैं। लाल पीली मृदा की विशेषताएं कहाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। लाल मृदा रेंवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों व लाव धातु के प्रसार के कारण होती है। अब जैसे इसका पीला रंग क्यों होता है? जल योजन के कारण होता है। ठीक। और लाल क्यों, लाल इसमें कलर क्यों होता है? इसमें लौह धातु की उपलब्धता के कारण। ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं, चौथा हमारा है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा में देखते हैं, इसका उच्च तापमान है, अत्यधिक वर्षा, निस्क्षालन होता है, ह्यूमस कम है, तापमान अधिक से बैक्टीरिया नष्ट, रासायनिक उर्वरक डालकर उपजाऊं। ठीक। और यह क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पाया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ जानते हो, यहाँ पे कृषि के लिए कौन कौन से कृषि होती है? काजू, चाय, काफ़ी लेटेराइट मिट्टी के लिए होती है। जैसे चाय के लिए पूछ ले, कितनी बारिश की आवश्यकता होती है? 150 सेंटीमीटर से अधिक और ढलान युक्त भूमि होनी चाहिए। ठीक है। जिससे पानी रुकने ना पाए। यहाँ मरुस्थलीय मृदा में देखते हैं, लाल व भूरा रंग होता है। यहाँ रेतीली व लवणीय होती है। नमकीन झीलों का निर्माण होता है। ह्यूमस व नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि व चूने की संस्तर का निर्माण होता है, जिसमें मृदा में जल असंयद अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अच्छी सिंचाई से उपजाऊ में होता है। अगर सिंचाई अच्छी होती है वहाँ पे उपजाऊ होता है। वन मृदा, पहाड़ी व पर्वत क्षेत्र। ठीक। जो पहाड़ी और पर्वत क्षेत्र, नदी घाटियों, दामोदर, जैसे हमारा सिल्टदार मृदा हो गया। ठीक है। अधिक अम्लीय व ह्यूमस कम होता है। जो हमारा वन मृदा होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है। नदी दोमटों में और सिल्टदार मृदा होती है। और इसमें क्या होता है? अधिक अम्लीय व ह्यूमस कम होता है। यानी कि अम्लीय अधिक और ह्यूमस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं, जैसे देखो ये हमारा दिया गया है। ठीक है। पहाड़ी हमारे हो गया है। ठीक। जैसे देखें, हम सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं जलोढ़ मृदा। हम इसमें देखते हैं, यहाँ जैसे आपको बताए थे ना जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है। इधर देखो, हमारा सिंधु नदी से लेकर इधर क्या होता है, यहाँ देखते रहो। ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, देखो ये मैदान हमारे जलोढ़ मृदा है। ठीक है।
आपको बताए थे। ठीक, आगे देखो, या लाल और हमारी पीली मृदा। लाल और पीली मृदा हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये हमारी लाल और पीली मृदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से खूब देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं मृदा अपर्दन और संरक्षण। ठीक, मृदा अपर्दन और संरक्षण में देखते हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण में देखते हैं, मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा निर्माण व अपर्दन क्या है? प्रकृतियाँ दोनों साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों, वनोन्मूलन, अपक्षारण, निर्माण व खनन से अपर्दन की प्रक्रिया बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी अपर्दन और क्या होता है, निर्माण दोनों एक साथ चलता रहता है, लेकिन जब मानव देखो जैसे खनाई कर रहा है, अधिक वन को कटाव हो रहा है, अधिक प्रसारण हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, तो इससे अपर्दन की क्रिया अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे पवन द्वारा हिमानी जल प्राकृतिक मृदा अपर्दन के कारण, जिस बहुत तेज हवा चलती है तब भी मृदा अपर्दन होती है। हिमानी हो गया, जल बहुत अधिक बारिश हुई या कटाव हो गया, ठीक, प्राकृतिक अपर्दन, ये सब कारण है मृदा के। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बहता जल मृदा को काटकर गहरी वाहिकाएं बनाता है। जो बहता हुआ पानी देखो कर कहीं बहता है तो एक नाली टाइप में बढ़ जाता है, जिन्हें अनालिका कहते हैं, जिसके कारण उत्खात भूमि का निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण चंबल की जो खंडहर है वो क्या है, मृदा अपर्दन का एक उदाहरण है। चादर अपर्दन या क्या है, ऊपरी मृदा का पानी के साथ बह जाना। ये डायरेक्ट पूछ लेता है चादर अपर्दन क्या है, यानी जैसे कोई मिट्टी है, अगर वो बारिश हो रही है या पानी बह रहा है उधर से, तो मिट्टी के ऊपरी परत को बहाकर अपने साथ ले जाती है, जिसे हम चादर अपर्दन कहते हैं। इसका संरक्षण कैसे किया जाता है? समूह जुताई द्वारा, पहाड़ी क्षेत्र में पट्टी कृषि करके, ठीक है, पेड़ों की कतार, यानी कि हम पेड़ की अगर हम क्या करते हैं, एक लाइन से पेड़ भी लगा देते हैं, ठीक है, वृक्षारोपण करते हैं, तो मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा वन एवं वन्यजीव संसाधन। ठीक है, वन्यजीव संसाधन में देखते हैं लुप्त व लुप्त होने के कगार पर जो प्रजातियां हैं, जैसे चीता लुप्त हो गया है भारत में 1992 में। ठीक है, गुलाबी सिर वाला बत्तख गंगा के मैदान क्षेत्र में ठीक पाया जाता है। पहाड़ी कोयला, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका हमारा है, हिस्सनगिनी महुआ जंगली की किस्म है। ठीक है, उबरडिया और हेप्टियोनोरान घास की एक प्रजाति है। ठीक है, लेप्चा जो पश्चिम बंगाल जनजात है, सिक्किम और नेपाल में भी पाया जाता है। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है IUCN पौधे व प्राणियों की श्रेणियां बनाया गया है, जैसे एक सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे देखते हैं सामान्य जातियां हो गया, संकटग्रस्त जातियां जैसे काला हिरण, गेंडा, शेर पूंछ व हमारा वाला बंदर, संघाई हिरण मणिपुर में पाया जाता है। सुभेद जातियां जैसे हो गया नीली भेड़, गंगा डॉल्फिन, सुभेद जातियों में आ गए। ठीक है, दुर्लभ जातियां हो गई जैसे स्थानिक जातियों में अंडमानी टिल, निकोबारी कबूतर, अंडवारी जंगली सुअर, अरुणाचल के हमारे क्या है मिथुन। ठीक है, अभी इसे हाल में एक वहाँ के क्या दिया गया, मांस उत्पादन के लिए इसे GI टैग भी दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे लुप्त जातियाँ क्या है, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाले बत्तख, अभी ऊपर जैसे बताया लुप्त हो चुकी हैं भारत से। वनों का विनाश व वन्यजीव विलुप्त के कारण, देखो उपनिवेशिक वन नीति क्या है, वाणिज्यिक वृक्षारोपण, एकल वृक्षारोपण, उदाहरण सागवान रोपण, दक्षिण भारत के अन्य प्रजातियों को नुकसान, जैसे हमारे हो गए चीड़ पाइन, हिमालय आक, रोडेड्रान वनों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नदी घाटी परियोजनाओं से वनों व जीवों को नुकसान होता है। ठीक है, जैसे नदी घाटी पर डैम बना दिया गया, बहुत बड़े बड़े जल रोक लिए गए, जैसे वन, और वहाँ पे उसका निवास स्थान क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे नर्मदा घाटी व केन
पन्ना टाइगर रिजर्व को नुकसान हो रहा है। खनन क्या है, बक्सा टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल, डोलोमाइट खनन हो रहा है, ठीक है। अन्य अत्यधिक पशुचारण, माइनिंग, कृषि, दावानल यानी कि जंगल की आग, शहरीकरण, औद्योगिकरण, शिकार, पर्यावरण प्रदूषण और इसके अन्य कारण है, ठीक है। आप इसको अच्छे जानते हैं। हिमालयन यव, यहाँ पे चीड़ के क्या है, एक प्रकार व सदाबहार औषधि का क्या है, एक पौधा है। हिमाचल व अरुणाचल प्रदेश में संकटग्रस्त है। टकसोल हमारा क्या है, एक रसायन है जो छाल पत्तियों व जड़ों से कैंसर के उपचार के लिए हो जाता है। जो टकसोल है ये बहुत चीज होता है किसके उपचार में, कैंसर के उपचार में, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1992 में। बाघ परियोजना 1993 से चालू है। यहाँ पे आगे देखते हैं, पवित्र पेड़ व विविध दुर्लभ प्रजातियां, महुआ व कंदब, मुंडा व संथाल जातियों का छोटा नाग या पवित्र क्या है, पेड़ है। इमली व आम, उड़ीसा व बिहार में शादी के दौरान जनजातियों द्वारा पूजा किया जाता है, ठीक है। हिरण, चिंकारा, नीलगिरी, खेजड़ी, मोर जो है बिश्नोई समाज राजस्थान में, ठीक। चिपको आंदोलन जो है स्थानीय वनों को बचाने का प्रयास हिमालय क्षेत्र में हुआ था। सामुदायिक वनीकरण अभियान था। बीज बचाओ आंदोलन व नवोन्नया जो टिहरी परियोजना के कारण हुआ था, रासायनिक उर्वरकों पर रोकथाम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जल संसाधन आ जाता है हमारा, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो है जल संसाधन। जल संसाधन में हम देखेंगे 3/4 भाग पे क्या हमारा जल ही है, आप जानते हो, ठीक। विश्व यहाँ पे जल के कुछ आयतन में कितना 96.5% महासागर है का जल है, ठीक। 2.5 अवलवणीकरण जल है, 70% जो हिम व ग्लेशियर में है। ये बता रहा है विश्व में कुल जल आयतन में 96.5% महासागर में है, 2.5% जो जल है वो अवलवणीकरण है, उसमें 70% हिस्सा जो है ग्लेशियर व बर्फ में है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है इजराइल औसत वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर, सूखा नहीं है। उदाहरण दिया है, जल प्रबंधन बहुत ही बेहतर है। भारत 100 औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 144 सेंटीमीटर। किसी न किसी भूभाग में सूखा व जल प्रबंधन की समस्या हमेशा रही, यानी कि इसका कारण क्या है, जल प्रबंधन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जल संकट और कारण क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं बढ़ती जनसंख्या, शहरी व औद्योगिकीकरण, कृषि में जल की बढ़ती मांग, ठीक है, यही कारण होगा। दूसरा कारण तकनीकी भूमिगत जल तक आसान तक पहुँच, यानी कि तकनीकी कारण भूमिगत जल आसान, देखो दरी हैंडपम्प, नलकूप, ट्यूबवेल, समरसेबुल लग रहे हैं, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को द्वारा जल का दोहन किया जा रहा है। पेय पदार्थ महाराष्ट्र में बहुत अधिक बन रहे हैं। हरित क्रांति प्रदेश, जल की अत्यधिक मांग, सस्ती विद्युत, भूमिगत जल का दोहन हो रहा है। जैसे सस्ती विद्युत हो गया तो अत्यधिक, जहाँ पे कम सिंचाई की जरूरत हो वहाँ पे अधिक कर रहे हैं, ठीक है। जल प्रदूषण, नदी प्रदूषण हो गया, रासायनिक उपयोग, भूमिगत प्रदूषण, ठीक है। यहाँ पे जल प्रबंधन की समस्या जैसे हो गया हमारा वर्षा जल संरक्षण का अभाव है। आर्द्र भूमियों और जलियों को नुकसान भी पहुंच रहा है, यानी कि उनका क्षेत्र कम होता जा रहा है, ठीक। यहाँ पे देखते हैं जल संरक्षण व जल प्रबंधन के उपाय, जैसे प्राचीन पद्धतियाँ, बांध, नहरें, झील, टाँके, कुंड, बावड़ी, कुएं आदि प्राचीन पद्धतियाँ थी, ठीक है। उदाहरण 11वीं सदी में भोपाल झील कृत्रिम झील थी, ठीक है। 14वीं सदी में इल्तुतमिश दिल्ली में हौज खास एक तालाब बनवाया था, डायरेक्ट पूछ लेता है इल्तुतमिश ने, हौज खास तालाब किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। बहुउद्देशीय बांध परियोजना जैसे भाखड़ा, नंगाल, सतलज, ब्यास नदी पे बना है, ठीक है। हीराकुंड महानदी उड़ीसा बना है। या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर क्या है, हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बोला था, ठीक है। वर्षा जल संरक्षण, मेघालय व तमिलनाडु मॉडल, पीएम फार्म पाउंड योजना, यानी कि जो वर्षा का जल उनके छतों या आर बगल उसे गड्ढे में एकत्रित कर लेते हैं, जिसे बाद में सिंचाई के लिए यूज करते हैं या किसी भी काम के लिए। जल संरक्षण स्थानीय पद्धतियाँ, गुल या कुल, पश्चिमी हिमालय नदी धारा बदल कर सिंचाई, यहाँ पे कुड, बावड़ी, टाँके, खडीन, जोहड़ राजस्थान में, ठीक है। अर्धभूमि संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था, जल प्रदूषण की रोकथाम,
यहाँ पे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में की जाती है, ठीक है। यहाँ पे हो गया नदी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है, जैसे उसका सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, ठीक है। जहाँ पे जल प्रबंधन, कृषि सिंचाई व जल पे मत्स्य पालन और पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण और सूखा का निदान, घरेलू औद्योगिकी व नियमित जल आपूर्ति, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भूमिगत जल स्रोतों का दबाव का कम, आर्थिक समृद्धि व सतत व समावेशी विकास। अब इसका हम नुकसान भी देख लेते हैं। नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध, भूकंप की संभावना, भूस्खलन, जैव विविधता को खतरा। और आगे देखते हैं स्थानीय लोगों का जीविका व विस्थापन का संकट, जैसे नर्मदा बचाओ टिहरी परियोजना में आंदोलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, कृष्णा कावेरी जैसे जल विवाद चल रहा है, आर्थिक सामाजिक विषमता हो जाएगी, परंपरागत जल स्रोतों का नुकसान भी होगा, मृदा लवणीकरण व दलदली होगी, तलछट जमाव अधिक होगा, ठीक है। जल जनित बीमारियां जैसे हमारे डेंगू, हैजा, ये सब क्या अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगी, ठीक। आगे हम देखते हैं कृषि। यहाँ पे भारत में 45% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। देश की जीडीपी में कृषि संबंधित क्षेत्रों का योगदान 15% है। भारत में कृषि तंत्र या प्रकार, जो भारत में कृषि तंत्र उसके प्रकार देखते हैं। कम जोत है, परंपरागत औजार तथा परिवार भरण पोषण हेतु कृषि हो जाती है। पर्यावरण परिस्थिति पर निर्भर है, उत्पादकता कम है, यानी कि उदाहरण जैसे कर्तन दहन प्रणाली। क्षेत्र कहाँ पे कृषि अधिक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड झूम कृषि होती है। मणिपुर में पमालू, छत्तीसगढ़ बस्तर में, आंध्र प्रदेश में दीपा कृषि होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है झूम कृषि, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, ठीक है। जैसे झूम के प्रकार अलग अलग नाम है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा होता है। वेनेजुला में कोनुको, यानी कि देखो मैक्सिको और अमेरिका मिल्पा, वेनेजुला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, मध्य अमेरिका में कृषि झूम कृषि को क्या कहते हैं, मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे कहते हैं, ठीक है। अब भारत में भी देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, पोडू व पेंडा, उड़ीसा में पामा डाबी, और यह क्या बोलते हैं, कुमान बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको बोलते हैं वालरे या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में करुआ, ठीक। आगे हम यहाँ पे देखते हैं गहन जीविका कृषि क्या है। भूमि पर जनसंख्या दबाव अधिक है, श्रम गहन, अत्यधिक उत्पादन, ठीक है। अधिक रासायनिक उर्वरक व सिंचाई अधिक होती है। वाणिज्यिक कृषि, आधुनिक निवेश, खाद, बीज व मशीन, ठीक है। रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक अधिक मात्रा में यूज होता है। उच्च पैदावार, उदाहरण पश्चिम हरियाणा, पंजाब, चावल अधिक उत्पादकता कर रहा है, ठीक है, उत्पादकता अधिक है। उत्पादन में तो पश्चिम बंगाल अधिक है। रोपण कृषि में आ जाती है, जैसे वाणिज्यिक कृषि से चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केरल, ठीक है। गहन कृषि, पूंजी मशीनीकरण अधिक है, ठीक है। कृषि रोपण कृषि उद्योग, जैसे चाय असम में, उत्तरी पश्चिम बंगाल हमारा हो गया, कॉफी और कर्नाटक में ये सब पाया जाता है, ठीक है। चाय हमारा असम और बंगाल में, कॉफी कर्नाटक। यहाँ पे हो गया शस्य प्रारूप, क्रॉपिंग पैटर्न। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी में शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर में बुआई की जाती है, आप जानते हो। अप्रैल जून में कटाई की जाती है। फसल क्या है, गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों। यहाँ पे क्षेत्र कहाँ पे ये होता है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूँ, हरित क्रांति प्रदेश गेहूँ, ये साच भी रहा है। खरीफ फसल क्या है, मानसून जून जुलाई में बुआई, सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। फसलें क्या हैं, चावल, मक्का, ज्वार, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, बाजरा, ठीक है, सब खरीफ हैं। इनका क्षेत्र क्या है, मोटा अनाज, ज्वार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा,
रागी भारत, चावल तटीय क्षेत्र, हरित क्रांति प्रदेश। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, धान की 3 फसलें। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें, आस, अमन, बोरो। आपको बहुत बताते पश्चिम बंगाल की 3 क्या होता है, चावल की प्रजातियां हैं जो एक साल में उगाई जाती हैं, उनका नाम है आस, अमन, बोरो। जायद फसल क्या है, रबी, खरीफ के मध्य, ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरे, चारा फसलें, सब्जियां इत्यादि। ठीक है। भारत मुख्य फसलें, जैसे चावल हो गया, विश्व में दूसरे स्थान पर है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है। खरीफ फसल है, तापमान 25 सेंटीग्रेड प्लस चाहिए होता है, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। ठीक है। अत्यधिक सिंचाई नहरों द्वारा होता है, जलोढ़ मृदा वाले नदी, घाटी मैदान, हरित क्रांति प्रदेश है। गेहूँ दूसरा मुख्य खाद्यान्न फसल है, उत्तर भारत में रबी फसल 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। ठीक। यहाँ पे देखो जलवायु अनुकूल, सूखा रोधी, कम वर्षा वाले, मोटा अनाज जैसे होता है। इसमें क्या पोषक तत्व अत्यधिक होता है, लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इनका क्षेत्र है। जैसे बाजरा हो गया, ये कहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी में बाजरा अत्यधिक मात्रा में बोया जाता है। रागी दक्षिण भारत में, इसके लिए लाल काली दोमट मिट्टी, बलुआ मिट्टी चाहिए। ठीक। क्षेत्र क्या है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे हमारा तीसरा देखते हैं, हमारा क्या था, मक्का खाद्यान्न के लिए, चारा के लिए, रबी में भी बोया जाता है। ठीक। खरीफ दोनों में। तापमान 21 से 27 होना चाहिए। पुरानी जलोढ़ मृदा, कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। दालें भारत का सबसे बड़ा उत्पादकता और उपभोक्ता है। ठीक है। प्रोटीन, तुर जैसे दाल, उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर इत्यादि जलवायु अनुकूल मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि भी करते हैं। ठीक है। नोट, अरहर को छोड़ के अन्य सभी की दालें फलीदार वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता की मात्रा को बढ़ाता है। सिर्फ अरहर नहीं बढ़ाता, बाकी सभी को नाइट्रोजन की मात्रा में बढ़ाते हैं। ठीक। इनका क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब आगे देखते हैं, गन्ना उपोष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय, उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय। इनका तापमान 21 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड, वर्षा 75 से 100, उष्ण आर्द्र जलवायु होना चाहिए। गहन सरण है, ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा में गन्ना की कृषि की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तिलहन हमारा हो गया, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तिलहन में, भारत है। एक काली मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए। मूंगफली, सरसों, नारियल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी, तोरिया, लाही, ये सब तिलहन के प्रकार होंगे। खरीफ तिलहन का कुल उत्पादन का आधा भाग है। ठीक है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र मूंगफली उत्पादक हैं। ठीक है। तिल उत्तर पूर्वी में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी। ठीक। अरंडी खरीफ और रबी दोनों में पाया जाता है। ठीक है। चाय रोपण कृषि है, अंग्रेज भारत में लाए थे। उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु जरूरत है, ह्यूमस व जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी। ठीक। सुगम जल निकासी की व ढलाव वाले क्षेत्र होना चाहिए। वर्ष भर यहाँ पे क्या होना चाहिए, उष्ण, नम एवं पाला रहित होना चाहिए। वर्ष भर समान वर्षा के बौछार, कोमल पत्तियों का विकास होता है। श्रम गहन है, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में कृषि की जाती है। ठीक है। यहाँ पे कॉफ़ी, अरेबिका कॉफ़ी व रोबस्टा कॉफ़ी। अरेबिका कर्नाटक में, रोबस्टा केरल में। भारत सबसे बड़ा क्या है, अधिक उत्पादन यमन से भारत। ठीक।